नमस्कार मित्रों, बीए और बीएससी द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलक भाषा इस अनुभाग के अंतर्गत जो पहली इकाई है भाषा का स्वरूप और उसका महत्व, इसके संदर्भ में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसे आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज जीवन में रहने के कारण मनुष्य को एक दूसरे के साथ संपर्क तो करना ही होता है और इस संपर्क में वो अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करता है, अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए वे अनेक साधनों का प्रयोग करता है। अनेक साधनों के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटता है। व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करता है उसे हम भाषा कहते हैं। वह साधन चाहे संकेतों का हो, वह साधन चाहे बात करने का हो, किसी भी प्रकार के साधनों के माध्यम से वह अगर अपने विचार और भाव दूसरे तक पहुंचाने में कामयाब होता है तो उस साधन को हम व्यापक अर्थ में भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा की इतनी सीमित परिभाषा नहीं हो सकती। वैसे भाषा को दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो होता है उसका संकुचित अर्थ और दूसरा होता है उसका व्यापक और विस्तृत अर्थ। विस्तृत अर्थ के अंतर्गत वे सभी संकेत आ जाते हैं जिन संकेतों के माध्यम से व्यक्ति अ, अपने भाव और विचार एक दूसरे के साथ व्यक्त करता है। लेकिन संकेतों के माध्यम से भाव और विचार व्यक्त करने की अपनी मर्यादा होती है। हम हर जगह संकेतों के माध्यम से संप्रेषण नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। हमारी छोटी छोटी जो भाव होते हैं उनको हम संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करते। हाँ, परिस्थिति और प्रसंग के अनुकूल हम संकेतों की भाषा का उपयोग अवश्य करते हैं, लेकिन उसकी अपनी कुछ मर्यादा है। इसलिए भाषा विज्ञान में भी सांकेतिक भाषा को भाषा का गौण रूप माना जाता है, प्रमुख रूप माना नहीं जाता है। भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है? तो उसका प्रमुख रूप है वाचिक, जिसको संकुचित अर्थ कहा जाता है। वाचिक अर्थात भाषा के लिए जरूरी है कि वो मुंह से उच्चरित हो। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जो मुंह से उच्चरित किए जाने वाले शब्द है उन शब्दों को ही हम भाषा कहते हैं, सार्थक शब्दों को ही हम भाषा कहते हैं। अगर उसकी परिभाषा संक्षेप में की जाए तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाणी के द्वारा जिन संकेतों का प्रयोग करता है उन्हें हम भाषा कहते हैं। वाणी के माध्यम से जो प्रयोग करता है, अ, जो बोलता है, जो अभिव्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा में महत्व वाचिक भाषा का है, इंगित और संकेतों की भाषा का नहीं है। वैसे भाषा के तीन प्रकार होते हैं। एक होती है लिखित भाषा, एक होती है मौखिक भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। सबसे भाषा का जो अस्थायी रूप होता है और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला जो रूप होता है वो होता है मौखिक रूप। मौखिक रूप में क्या होता है? श्रोता सामने होता है तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा ये उसका दूसरा प्रकार। जब श्रोता सामने नहीं होता है तो उसे अपने विचार पहुंचाने के लिए हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। लिखित भाषा जैसे मौखिक भाषा सहज रूप में हम सीख लेते हैं एक दूसरे के संपर्क से, वैसे लिखित भाषा को हमें प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। ये भाषा मौखिक भाषा के जैसे अस्थाई नहीं होती बल्कि स्थायी होती है और इसका हम ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं लिखित भाषा का। तो उसका अपना एक महत्व है।
तीसरा भाषा का प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से जब छोटे बच्चे या जो गूंगे व्यक्ति और हम भी कभी कभी प्रसंग और परिस्थिति के अनुकूल इशारों इशारों में बात करते हैं, एक दूसरे को हमारी बात आ, हम समझाते हैं। जब हम किसी परिस्थिति के अनुकूल बोलने में असमर्थ होते हैं तो संकेतों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि भाषा विज्ञान में इसका इसे गौण रूप कहा जाता है, इसका उसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता है। तो भाषा के तीन प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो स्थूल रूप में हमने समझ लिया कि विचारों की अभिव्यक्ति, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति जिन साधनों का उपयोग करता है उससे हम भाषा कहते हैं। और भाषा वही महत्वपूर्ण होती है जो वागेंद्री से निकली हो, उसे ही भाषा विज्ञान में भाषा कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने भाषा की परिभाषा की है, लेकिन यह हम देखें परिभाषा। भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। वह साधन है जैसे हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम अपने भावों को और विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरे को समझा सके और दूसरे के भाव को समझ सके, उससे हम भाषा कहते हैं। इतनी स्पष्ट और सरल व्याख्या भाषा की। सरल शब्दों में कहा जाए तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहा जाता है। सार्थक, उसका कोई अर्थ हो, उसका कोई अर्थ बोधित हो, समझ में आ सके, ऐसी वाक्य रचना और वाणी को हम भाषा कहते हैं। इसीलिए भाषा का संबंध वागेंद्री से लगाने के कारण ही भाषा का जो भाषा शब्द का जो बना है, भाषा शब्द वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अलग अलग विद्वानों ने भाषा की परिभाषा या वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा करने की कोशिश की है। या हम आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के द्वारा दी गई परिभाषा को यहाँ पर देखेंगे। वे कहते हैं कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहा जाता है। वैज्ञानिक ढंग से परिभाषा करने के कारण थोड़ा कठिन लगता है समझने, लेकिन मैं थोड़ा उसे उसका विश्लेषण करके आपको बताता हूं कि वे कहना क्या चाहते हैं और किसे भाषा कहते हैं। देखिए, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ध्वनि संकेत। भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, परस्पर विचार विनिमय करते हैं ध्वनि संकेतों के माध्यम से, उस यादृच्छिक, दूसरा शब्द है यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहा जाता है। अब यह इस परिभाषा में तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि भाषा ध्वनि संकेत है, दूसरा है वह यादृच्छिक है, तो तीसरा है वो रूढ़ है। इन तीनों का हम समझ ले, इन तीनों का यदि हम समझ ले तो भाषा की संपूर्ण परिभाषा वैज्ञानिक ढंग से हम समझ पाएंगे। जैसे सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहा जाता है। यह संकेत कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है। हमारे भीतर जो चलता है उसको हम व्यक्त करते हैं, उसे मात्र संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी आप चलने वाली है, इस प्रकार का संकेत करता है,
परंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत को कोई महत्व नहीं है। सभी प्रकार के संकेत को लोग सही रूप में समझ नहीं पाते। जैसे आंखें बड़े बड़ी करने का जो संकेत होता है, उसका संकेत हमने समझ लिया कि हम गुस्से में। जैसे चुटकी बजाने का संकेत कोई दो अर्थ ले सकता है उसके। कोई किसी प्रकार ताली बजाने के कोई दो अर्थ ले सकता है, अलग अलग प्रकार के अर्थ ले सकते हैं। इसलिए ठीक ठीक से संकेत के अर्थों को समझा नहीं जा सकता है। इसलिए संकेतों के माध्यम से सही रूप में विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए? तो स्पष्ट होनी चाहिए, सार्थक और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रत्येक शब्द के लिए ध्वनि का अर्थ यहां भाषा विज्ञान में लिया जाता है शब्द। प्रत्येक ध्वनि और शब्द के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रतीकात्मक अर्थ हम परंपरा से लेते आ रहे हैं। परंपरा से लेते आ रहे हैं। प्रत्येक ध्वनि और शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है, एक प्रतीक रूप में उसको लिया जाता है। जैसे रोटी कहने के बाद आपके नजरों के सामने बिल्कुल रोटी आ जाती है। घोड़ा कहने के बाद आपके सामने बिल्कुल घोड़े का चित्र आ जाता है। इसलिए प्रत्येक शब्द एक प्रतीक रूप में आता है, इसलिए इसे ध्वनि संकेत कहा जाता है। तो ये ध्वनि संकेत कैसे होने चाहिए? सार्थक और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है यादृच्छिक। इस व्याख्या के अंतर्गत एक दूसरा शब्द दिया है, यादृच्छिक। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक का मतलब क्या? यहां शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। जैसे जो शब्द मैंने अभी कहा, प्रतीक शब्द, कि घोड़े को घोड़ा ही क्यों कहा जाता है, रोटी को रोटी ही क्यों कहा जाता है, बिल्ली को बिल्ली ही क्यों कहा जाता है, तो उसका कोई तर्क नहीं है, वो यादृच्छिक है। परंपरा से आए हुए ये शब्द है। हमारे पुरखों ने उसे बिल्ली कहा, घोड़े को घोड़ा कहा, रोटी को रोटी कहा। हमारे माता पिता ने उसे बिल्ली को बिल्ली, कौवे को कौवा, घोड़े को घोड़ा कहा। हमने भी बिल्ली को बिल्ली, कौवे को कौवा और घोड़े को घोड़ा कहा। तो परंपरा से हमारे बच्चे भी वही कहते हैं, हमसे ही सीखते हैं। तो इसी रूप में ये बताना कठिन है कि उसको बिल्ली को बिल्ली क्यों कहा जाता है। ये यादृच्छिक संकेत है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं। ये सभी स्वीकार किए हुए शब्द हैं। और तीसरा इस परिभाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द है रूढ़। भाषा रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को कहते हैं। रूढ़ मतलब कौन सी? भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। वह परंपरा या युगों से इनके प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, औरत हो, बालक, वृक्ष या हाथी, घोड़ा, नदी, समुद्र या धरती, जो भी शब्द हम लेते हैं, वे शब्द अनंत काल से चले आ रहे हैं। और सभी लोग, हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा, हम, हमारे बच्चे, समाज के सभी वर्ग के लोग अपनी अपनी भाषा संस्कृति के अनुसार उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग, वो हम कह नहीं सकते, वो तर्कहीन। इसलिए स्पष्ट रूप में देवेंद्रनाथ शर्मा की परिभाषा ये है कि सार्थक शब्दों के समूहों को और हम भाषा कहते हैं। ये शब्द यादृच्छिक होते हैं, परंपरा से आते हैं, परंपरा से आए हुए हैं। ये सब रूढ़ होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पुरखे, इन सभी से आए हुए होते हैं। तो ये परंपरा से आए हुई जो शब्दावली होती है, उन्हीं शब्दावली ये भाषा की बुनियाद होती है, ये भाषा का आधार होती है। और उन्हीं शब्दावली के माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और भी विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने की कोशिश की है। देखिए, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु कुछ यहाँ पर व्याख्याएं दी है, उसे हम पढ़ ले। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु वे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करता है और दूसरे उस विचारों को स्पष्टता समझते हैं। बस वही है जो मैंने आपको कहा, एक दूसरे तक विचारों को प्रकट किया जाता है और वो विचार एक दूसरे लोग समझ सके, उसे हम भाषा कहते हैं।
इतनी सीधी सरल व्याख्या है कामता प्रसाद जी। किशोरीदास आचार्य किशोरीदास कहते हैं कि विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है। विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह, शब्दों के अलग अलग समूह जो संकेत करते हो अलग अलग प्रकार के अर्थों का, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते। वे सभी शब्द समूह जो कोई अर्थ देते हो उसे हम भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने भी मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने भी व्याख्या दी है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी उसी प्रकार कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, उच्चारण अवयव कौन से, ये है मतलब वागेंद्रिय जिसे कहा जाता है। हमारे फेफड़े, फेफड़े से निकलने वाली हवा और हवा से अंदर से निकलने वाली ये शब्द जीवा, तालु वगैरह, ये सब इसे हम वागेंद्रिय कहते हैं। इन्हें हम उच्चारण अवयव कहा जाता है। तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक, जैसे कि मैंने अभी बताया यादृच्छिक, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है। एक संरचनात्मक व्यवस्था मतलब उसकी एक अपनी व्याकरणिक व्यवस्था हो, उस व्याकरणिक व्यवस्था के अनुसार ही भाषा को बोला जाता है। और प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक मानक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये सभी भारतीय विद्वानों ने जो भाषा की व्याख्या की है उसमें वो सभी बातें बार बार रिपीट होती। वो कौन सी, कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है एक, दूसरा भाषा ध्वनि संकेत है, भाषा यादृच्छिक और रूढ़ शब्दावली से बनती है, वगैरह वगैरह। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य की जो सार्थक वाणी होती है, जो व्याकरण पर आधारित होती है, उस सार्थक वाणी को हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई है और सभी विद्वानों की परिभाषाओं को विश्लेषित करना मैं आवश्यक नहीं समझता। पाश्चात्य विद्वानों ने भी भाषा की परिभाषा की है। जैसे प्लेटो ने भाषा की परिभाषा करते समय कहा है कि विचार आत्मा की मूल बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे हम भाषा कहते हैं। विचार जो अंदर हमारे चलते हैं और अंदर चलने वाले विचार जब ओठों पर आकर व्यक्त होते हैं तो उसी प्रकट होने वाले विचारों को हम भाषा कहते हैं। क्रोचे ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए, अभिव्यंजना मतलब भावाभिव्यक्ति के लिए नियुक्त की जाती है। तो सभी मतलब व्याकरण पर आधारित ये सभी है। भाषा स्पष्ट, सीमित या सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यक्ति के लिए नियुक्त की जाती है, जो बनाई जाती है, जो आपस में बातचीत करने के लिए तैयार की जाती है, बनाई जाती है, बनती है वगैरह। हेनरी स्वीट का कथन है कि जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जिन व्यक्त विचारों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, विचारों को हम व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। एच गार्डियन ने भी भाषा की व्याख्या कहते हुए कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें हम भाषा कहते हैं। ये लगभग 8 या 9 विद्वानों की, भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं को हमने देखा। उन सभी परिभाषाओं, चाहे वो अलग अलग हमें लगती हो, लेकिन वही बात घुमा फिरा कर की गई। तो भाषा किसे कहा जाता है? तो निष्कर्ष रूप में ये जो परिभाषा दी है उन परिभाषा को हम निष्कर्ष रूप में देखें, उसमें क्या कहा गया है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। जो ध्वनि संकेत, ध्वनि मतलब शब्द के संकेत या शब्द प्रतीक,
जो परंपरा से आए हुए, जो रूढ़ियों से बने हुए हैं, उन्हीं का प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। ये जो सार्थक ध्वनि संकेत होते, जो शब्द संकेत होते, जो शब्द प्रतीक होते, हम अपने अंदर चलने वाले जो विचार हैं, जो मन में चलने वाले विचार हैं, उन मन में चलने वाले विचारों को आ, ध्वनि संकेतों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को हम सुनते हैं उसी प्रकार के ध्वनि संकेतों से। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। ये संपूर्ण जो समाज चल रहा है, यह समाज जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहारिक रूप में जी रहा है, यह सब समाज का जो ढांचा बना हुआ है वो भाषा पर ही आधारित है और ध्वनि संकेतों के द्वारा यह समाज चलता है। सभी प्रकार के वर्ग एक दूसरे से बातचीत करके ही हम समाज को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और समाज में जी भी सकते हैं। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं। जैसे प्रत्येक भाषा अपनी होती है, प्रत्येक समाज समूह की भाषा अलग होती है। जैसे हमारी मराठी है, किसी की गुजराती है, किसी की पंजाबी है, किसी की उड़िया है। प्रत्येक समाज वर्ग की अपनी एक भाषा होती है और प्रत्येक भाषा के अपने एक ध्वनि संकेत होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत भाषा जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान रखती है उसके जीवन। इस तरह कहा जा सकता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वागेंद्री से निकली हुई भाषा जिसे हम वाचिक भाषा कहते हैं, जिसे हम सार्थक ध्वनियों का समूह हम कहते हैं। तो हम अपने विचारों को इस बोलने वाली भाषा के माध्यम से ही स्पष्ट रूप में एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। परस्पर बातचीत से लेकर केवल बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि मानव समाज की जो सभी गतिविधियां हैं, वो सुबह उठने से लेकर सोने तक, उसके जीवन दैनंदिन जीवन की हो या उसके सामाजिक जीवन की या उसके सांस्कृतिक जीवन की हो, सभी प्रकार की गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है और भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात स्पष्ट तथा निर्धारित रूप में एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह ये भाषा का स्वरूप है, या हमने भाषा का स्वरूप और उसकी परिभाषाओं को देखा। आशा करता हूँ आपको मेरे इस विश्लेषण के भाषा के संपूर्ण स्वरूप और उसकी परिभाषा के बारे में ज्ञात हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।